हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम बैक विद द पर्सनल प्रोनाउन। इसके पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन का जिक्र किया, जिसमें हमने देखा कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमने शुरू किया हमारा प्रोनाउन नंबर 1, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ये प्रोनाउन पर्सन की बात करता है, मतलब ये पर्सन को रेफ़र करेगा। तो इसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया। इसमें से नंबर 1 था सब्जेक्टिव केस, राइट, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा था पजेसिव केस। अब हमने ये देखा कि अगर किसी भी वर्ब की बात होती है, वर्ब के पहले जिस केस का यूज़ होगा वो होगा सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में किसी प्रोनाउन का यूज़ होगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑलराइट। दूसरा हमने देखा कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन आता है, प्रपोजिशन, तो इसके बाद में हमेशा प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, राइट। ये 2 चीज़ें हमने सीखी इन डिफरेंस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। वहीं तीसरी बात थी कि जो पजेसिव केस होता है ये हमें बिलोंगिंगनेस, और रिलेशन, राइट, और पोजीशन, इन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और ये सारे के सारे पजेसिव केस के प्रोनाउन, इनके पीछे हमें कंपलसरी नाउन देखने को मिलता है, मतलब ये हमेशा नाउन के साथ में आते हैं पजेसिव केस के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं। तो हम एक छोटा सा रिवीजन देखेंगे, उसके बाद में फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस पर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसे हम स्टडी करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और लेंगे, जिससे हमें ये पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाए। डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस कहाँ पर लगाएंगे। लेट्स बिगिन, राइट। सो हेयर वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमें ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब के साथ में या वर्ब के पहले या फिर बाद में किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव केस के प्रोनाउन, राइट। स्टार्ट करते हैं। इज़ की बात करें, हिम इज़ अ गुड टीचर, राइट। ये इज़ क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, जबकि ये रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हिम की जगह पर हम ही का यूज़ करेंगे। अ गुड टीचर सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं देखेंगे मी फाउंड दैट हिम इज़ लेज़ी। अब यहाँ पर हमें एक तो ये वर्ब दिखाई दे रही है, राइट, और दूसरी ये वर्ब दिखाई दे रही है। तो वर्ब के पहले ये जो मी रखा हुआ है, मी की जगह पर हम आई लगा देंगे, राइट, आई फाउंड दैट। अब यहाँ पर इज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले यहाँ पर हिम की जगह पर ही का यूज़ होगा, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, राइट। तो आई फाउंड दैट ही इज़ लेज़ी। द टीचर स्कॉल्डेड आई। स्कॉल्डेड वर्ब है, वर्ब के आगे जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। टू वी द रोड इज़ स्मूथ। अब हमने देखा कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। वहीं अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, प्रेपोजिशन के आगे हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना होता है, राइट। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे, द रोड इज़ स्मूथ, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो टू है ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना होता है, सो हम यहाँ पर वी की जगह पर अस रखेंगे। विद शी, देखिए यहाँ पर भी विद आ रहा है, क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ पर हर आना चाहिए। यू शुड स्टडी, पूरा सेंटेंस सही है, नो शो। बिटवीन शी एंड हिम एवरीथिंग इज़ फाइन। अब ये सेंटेंस को अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन शी एंड हिम, मतलब उसके बीच में और वो लड़के के बीच में सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो बिटवीन है, बिटवीन प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद में दोनों ही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रखे जाएंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में रखा हुआ है, सही है, लेकिन इधर ये जो सी है, शी की जगह पर हमें हर रखना है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये हो जाएगा बिटवीन हर एंड हिम एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन हर एंड हिम। क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन। देखिए यहाँ पर बिटवीन है, ही एंड मी,
तो मी तो अपनी जगह पर सही है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ही की जगह पर हमें हिम रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, जबकि हमें रखना है ऑब्जेक्टिव केस। रितु विद दे आर कमिंग हेयर। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हमें ये लग रहा है कि ये दे है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग वर्ब है, हेयर ये एडवर्ब हो गया, तो सेंटेंस हमारा सही है, रितु विद। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस सही नहीं है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये विद क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में ये जो प्रोनाउन आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, तो ये दे की जगह पर हम इसे देम के फॉर्म में रखेंगे, राइट। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये जो दे है, तो दे के लिए हमें आर नहीं लगाना, क्योंकि एक्चुअल में ये विद के बाद में देम ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जो आर है इसका सब्जेक्ट कौन सा था, दे तो है नहीं इसका सब्जेक्ट, क्योंकि देम हो गया, तो आर देम के हिसाब से तो आएगा नहीं। आर का जो सब्जेक्ट है वो ऋतु है, राइट। अब ये ऋतु क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर आर के लिए हम यहाँ पर इज लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को दरअसल अगर हम देखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऋतु इज कमिंग हेयर विद देम। ये सेंटेंस प्रॉपर बना हुआ है। तो सेंटेंस में कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड्स का अरेंजमेंट इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इधर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में देखा, दे के लिए आर नहीं आएगा, ऋतु के लिए इज आएगा, क्योंकि ये जो दे रखा हुआ है वो विद के बाद में आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सी लाइक आई एम अ डॉक्टर। अगर हम इसको देखें आई एम अ डॉक्टर तो सेंटेंस सही है। शी लाइक, तो इधर भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही कन्फ्यूज़न है। जैसे कि अगर ये लाइक की बात करें तो जो वर्ड है लाइक का यूज़ दो तरीके से हो सकता है, एक तो वर्ब और दूसरा होता है प्रपोजिशन। ऑलराइट, अगर लाइक का यूज़ एज अ वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा पसंद करना, राइट। जैसे कि अगर हम सेंटेंस देखें तो शी लाइक्स कॉफ़ी, आई लाइक म्यूज़िक, शी लाइक्स कॉफ़ी। यहाँ पर लाइक वर्ब है, शी लाइक्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है, तो इधर ये वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स म्यूज़िक, यहाँ पर लाइक्स है, वर्ब है। आई लाइक आईफोन, राइट। तो यहाँ पर लाइक क्या है, ये वर्ब है। तो अगर लाइक का यूज़ एज अ वर्ब होगा तो इसका सेंस निकलेगा किसी चीज़ को पसंद करना। लेकिन वहीं अगर हम लाइक का यूज़ एज अ प्रपोजिशन देखते हैं तो वहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है की तरह, या फिर के जैसा, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस रखा हुआ है, इस सेंटेंस में अरेंजमेंट का ही इशू है। इसका हिंदी में मीनिंग निकाल के देखेंगे तो वो ठीक है, मेरी तरह, राइट। तो इधर ये जो लाइक है, लाइक का यूज़ एज अ प्रपोजिशन हो रहा है, वर्ब की तरह नहीं हो रहा। तो शी इज़ फाइन आएगा, शी इज़ फाइन, वो ठीक है। अब लाइक क्या है, प्रपोजिशन, तो लाइक के बाद में आई की जगह पर हम मी रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको अगर हम रख के देख लेते हैं, शी इज़ फाइन लाइक मी, मेरी तरह वो भी ठीक है। तो यहाँ से हमें ये लाइक के बारे में एक बात समझ में आ रही है कि अगर लाइक का यूज़ एज अ वर्ब होगा तो इसका मतलब निकलेगा पसंद करना। वहीं अगर लाइक का यूज़ एज अ प्रपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब निकलेगा की तरह या फिर के जैसा। ऑलराइट, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि शी लाइक आई एम अ डॉक्टर। अब यहाँ पर आई के लिए एम लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइक यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, फाइन।
प्रपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। फाइन। तो अब ये आई के लिए एम नहीं आ रहा था, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो शी के लिए आ रहा है, तो इधर इज़ हो जाएगा। तो शी इज़ अ डॉक्टर लाइक मी, मेरी तरह वो भी डॉक्टर है। जैसे कि हमने देखा था लाइक का मतलब होता है के जैसा या फिर की तरह, वही मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरी तरह वो भी डॉक्टर है, तो यहाँ पर लाइक का यूज़ एज अ प्रपोजिशन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आई के लिए आई की जगह पर मी लगाया। शी एक्सेप्ट दे हैव सबमिटेड फाइल्स। अब देखो उसने फाइल सबमिट कर दी हमको छोड़कर। अब जैसे ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, ये भी एक प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद में हमें देम का यूज़ करना है। फाइन। अब ये जो दे के लिए हम समझ रहे थे कि हैव आना चाहिए, वहीं ये जो दे है वो तो देम हो गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट इसमें से रियल क्या है, शी है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हमें हैव को काट कर हैज़ रखना है। तो सेंटेंस प्रॉपर इस तरीके से बनेगा, शी हैज़ सबमिटेड फाइल्स एक्सेप्ट देम, उनको छोड़कर उसने फाइल सबमिट कर दी। क्वेश्चन नंबर 12, रामू अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए ये जो अलॉन्ग विद है ये है प्रेपोजिशन। फाइन। प्रेपोजिशन के बाद में ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रामू के अकॉर्डिंग लगानी है, जबकि रामू तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर की जगह पर हमें वॉज लगा देना है। फाइन। आगे चलते हैं। संजना फॉलोड बाय दे वर रेजिंग क्वेश्चन। अगर इतना देखें तो ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो दे है ये फॉलोड बाय के बाद में आ रहा है। फाइन। अब ये फॉलोड बाय क्या होते हैं वो समझते हैं। फॉलोड बाय यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, लिख लेते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज। फाइन। प्रपोजिशनल फ्रेज बनता कैसे है, इसकी मेकिंग होती कैसे है। सी, इसकी मेकिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में हमें देखने को मिलता है प्रपोजिशन, और उसके बाद में फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस, ये कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ऑलराइट। कौन से प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉलोड बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हो गया प्रपोजिशन, और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फाइन। प्लीज्ड बाय, प्लीज्ड बाय, असिस्टेड बाय, असिस्टेड बाय, और लेड बाय। फाइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेड, असिस्टेड, प्लीज, फॉलोड, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में बाय लगा हुआ है, और फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना है इसके बाद में। फाइन। तो ये फॉलोड बाय जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये फॉलोड बाय इधर प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट। अब क्योंकि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रपोजिशन है, तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो ये हो गया देम। अब दे के लिए हम समझ रहे थे कि यहाँ पर वर आएगा, जबकि देम है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इधर जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट हुआ संजना, और अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लगाएंगे तो संजना क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही असिस्टेड बाय। देखिए यहाँ पर भी असिस्टेड बाय, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बाय प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, लेकिन हम इस यू के अकॉर्डिंग आर नहीं लगाएंगे। फाइन। हमें यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है इधर, राइट। तो ही के लिए तो हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें समझ में आई कि वर्ब के पहले हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं, वर्ब के बाद में हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और अगर
प्रपोजिशन के साथ में कोई भी प्रोनाउन आएगा तो उसमें हम उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनको सॉल्व करके। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो ही विद ऋतु। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऋतु ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। और ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ हुआ है। तो ये ऋतु एंड, ऋतु तो नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, लेकिन इधर हमें ही की जगह पर हिम रख देना है और ही के लिए यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ हैज़ सही है, राइट। तो ही विद ऋतु एंड हिम हैज़ टू डू वर्क, होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, आई एज वेल एज दैम आर इन्फॉर्म्ड। अब ये थोड़ा सा अलग सा कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। सी, अगर कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है, चाहे वो डिग्री पॉजिटिव हो या फिर वो कंपैरेटिव हो, राइट, डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें ये याद रखना है कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर के लिए किया जाता है। मतलब कंपैरिजन जो होगा वो सिमिलर आइडेंटिटीज़ के बीच में ही होगा। जैसे कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं, राइट, इट इज़ नॉट राइट। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से, राइट। वापस आते हैं क्वेश्चन पर, आई एज वेल एज दैम आर इन्फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन आई का हो रहा है, किसके साथ में, दैम के साथ में। अब आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, राइट, और ये दैम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये तो कंपैरिजन अपने आप में सही नहीं बना, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस ही लिखना है हमें। हम ये और देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो कंपैरेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एज वेल एज देखने को मिलेगा हमें, एज वेल एज मच एज मैनी एज, मोर देन या फिर लेस देन। इनके साथ में कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस, सिमिलर में कंपैरिजन होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही बात है, मोर देन कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन ही का हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस ही रखना है, राइट। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, इसलिए हमने यहाँ पर आए रखा। यहाँ पर एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जब भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो वर्ब आती है ना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं आई एज वेल एज दे, आर नहीं आएगा, एम का यूज़ होगा इधर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो ही सब्जेक्ट नंबर 1 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब लगानी है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ट्राइस होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षिता वांटेड मी बुक्स। देखिए वांटेड के बाद में ये हमें दिख रहा है कि मी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे एक वर्ड और लगा हुआ है, बुक्स। इसका मीनिंग अगर हम निकाल के देखेंगे तो हर्षिता वांटेड माय बुक्स होना चाहिए, जैसे कि हर्षिता को मेरी किताबें चाहिए थी। तो मेरी किताबें, हमने ये देखा था कि अगर कोई भी नाउन आ जाता है तो नाउन के पहले हम पजेसिव केस लगाते हैं और पजेसिव केस यहाँ पर माय होना चाहिए, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, रोशनी डज नॉट लाइक मी जॉइनिंग द पार्टी। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, रोशनी को पसंद नहीं है, रोशनी डज नॉट लाइक, रोशनी को पसंद नहीं है। तो आप पूछोगे क्या पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम व्हाट के आंसर में जो भी लिखेंगे तो वो नाउन होगा,
जैसे कि ज्वाइनिंग द पार्टी, पार्टी ज्वाइन करना, तो ये जेरेंड है। जेरेंड एक प्रकार का ऐसा नाउन होता है जिसे हम वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। तो ये जेरेंड है, मतलब ये नाउन है, और नाउन के पहले हम पजेसिव केस ही रखेंगे। तो यहाँ पर मी की जगह पर माय का यूज़ होगा। रोशनी को मेरा पार्टी ज्वाइन करना पसंद नहीं है, तो रोशनी डज नॉट लाइक माई ज्वाइनिंग द पार्टी, इट इज़ नॉट मी ज्वाइनिंग द पार्टी। ही अप्रिशिएटेड हिम सिंगिंग, उसने अप्रिशिएट किया, तो आपने पूछा क्या अप्रिशिएट किया, वॉट, राइट। तो आपने बोला सिंगिंग, गाना गाना, तो ये क्या है, एक नाउन है, जेरेंड, राइट। अब ये नाउन हुआ तो इसके पहले पजेसिव केस का यूज़ होगा, तो हिज आना चाहिए। ही अप्रिशिएटेड हिज सिंगिंग, उसने उसकी सिंगिंग को अप्रिशिएट किया, उसकी सिंगिंग को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हिम बैग इज़ नाइस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, बैग नाउन है। अब नाउन के पहले पजेसिव केस आता है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो पजेसिव केस में इसको रखेंगे, तो हिज बैग इज़ नाइस, हिज बैग इज़ नाइस। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द पर्सनल प्रोनाउन। होप दैट कि ये पर्सनल प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की। एक तो सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। अगर कोई भी वर्ब आ रही है, वर्ब के पहले हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं, वर्ब के पीछे हम ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। दूसरा, अगर प्रेपोजिशन हो या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, राइट, इसके बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस की ही ज़रूरत होती है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। दूसरा, हम देखते हैं कि कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स होंगे हमारे। कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन हमेशा सेम में होता है, सिमिलर में होता है। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा, राइट। और जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट जो नाउन होता है, राइट, सब्जेक्टिव केस में जो फर्स्ट नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा, फाइन। जो सब्जेक्ट फर्स्ट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आई के लिए यहाँ पर एम लगाया है, वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ही के हिसाब से यहाँ पर ट्राइज लगाया है। तो जो भी सब्जेक्ट फर्स्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और एक और चीज़ जो हमने देखी कि अगर नाउन है, राइट, नाउन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक तो नेम हो सकता है, लेकिन कभी कभार नाउन वर्ब के आईएनजी फॉर्म जेरेंड जिसको हम बोलते हैं उससे भी बन जाते हैं। तो उस नाउन के पहले हमें पजेसिव केस रखना है, क्योंकि पजेसिव केस का यूज़ हमेशा नाउन के साथ में होता है। सो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, हेल्प करो उनकी ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड वीडियोस को देखकर वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए। और इस चैनल को आगे और प्रोनाउन और ग्रामर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। So I'll be right back bringing next part of the pronoun. Till then, very goodbye to all of you.